वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। दैट मीन्स अंग्रेजों के राज में हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा था। पॉइंट नंबर 1, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमारे देश से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में सप्लाई किया जाता था और ब्रिटेन से वापस फिनिश्ड गुड्स इंडिया में लाकर बेचा जाया करता था। रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर एटसेट्रा आर एक्सपोर्टेड। ये सब वो आइटम्स थे जिन्हें इंडिया से ब्रिटेन में भेजा जाता था। एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और तैयार माल वापस इंडिया में लाकर ब्रिटेन के लोग हमें बेचते थे। पॉइंट नंबर 2, मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ब्रिटेन ने हमारे फॉरेन ट्रेड पर एक अधिकार कर रखा था, यानी कि मोनोपोली। दैट मीन्स अधिकतर हमारा जो व्यापार था वो केवल और केवल ब्रिटेन के साथ हुआ करता था। मोर देन 50% ट्रेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। आधे से ज्यादा व्यापार ब्रिटेन के साथ और बाकी पूरे विश्व के साथ। और व्यापार में क्या हुआ करता था, ये कच्चा माल जो ऊपर बताया था आपको, ये कच्चा माल ब्रिटेन में जाया करता था और वहां से तैयार माल होके वापस इंडिया में लाकर वो लोग बेचा करते थे। पॉइंट नंबर 3, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड तब कहलाता है जब किसी भी देश का एक्सपोर्ट हो ज्यादा और इंपोर्ट हो कम। दैट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड सरप्लस। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर इज सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। अंग्रेजों के राज में भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो सरप्लस में था, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करता था और इंपोर्ट था कम। But all the revenue earned is only for the administrative expenses and war expenses for the Britishers। लेकिन जो भी फायदा हम लोग कमाते थे, जो भी आमदनी हमें हुआ करती थी एक्सपोर्ट करने से, उसका भारत के ऊपर, भारत के लोगों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता था, बल्कि अंग्रेज केवल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि अपने ऑफिस जो उन्होंने सेटअप किए हुए थे ब्रिटेन में, उन ऑफिस पर बड़े बड़े अफसरों को तनख्वाह देने में या अपने ऑफिस को मेंटेन करने में वो पैसा खर्च करते थे। और इसके अलावा वॉर एक्सपेंसेस में, यानी कि हमसे ही पैसा कमाकर और हमारे साथ ही वॉर पर वो पैसा खर्च किया करते थे ताकि हमें गुलाम बना के रखा जा सके और इंडिया का अधिक से अधिक शोषण किया जा सके। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। पॉइंट नंबर 1, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, यानी कि इंडिया में जन्म दर भी बहुत ज्यादा हुआ करता था और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा था। कितना ज्यादा था वो आगे बताया गया है, 48 एंड 40 पर 1000 रेस्पेक्टिवली। बर्थ रेट था 48 और डेथ रेट था 40 पर 1000। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में 1000 लोग रहते हैं तो एक साल में उनमें 48 बढ़ जाया करते थे, यानी कि बच्चे पैदा हो जाया करते थे, और 1000 में से 40 लोग मर भी जाते थे। तो कुल मिला के बढ़े कितने एक साल में? 8 लोग। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि 48 पर 1000 बहुत ज्यादा बर्थ रेट माना जाता है, और डेथ रेट 40 ये भी बहुत ज्यादा माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट वॉज अबाउट 218 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है अगर एक बच्चा 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाता है तो 1000 में से कितने बच्चे मर रहे हैं, जब वो देखा जाएगा तो उसे कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये था
218 पर 1000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्षेत्र में 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उन 1000 बच्चों में से 218 बच्चे 218 बच्चे मर जाएंगे। वाइल एट प्रेजेंट इट इज 33 पर 1000 और फिलहाल ये घटकर 33 पे आ चुका है, यानी कि अब 1000 में से 33 बच्चे ही मरते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे देशों के को देखते हुए अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो ये भी अच्छा नहीं है कि 1000 में से अभी भी इंडिया में 33 बच्चे मर जाते हैं 1 साल तक पहुंचने से पहले पहले ही। विच इंडिकेट्स, जो ये दर्शाता है कि पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कि पहले भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बेकार थी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसका मतलब होता है एवरेज एज ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति की लगभग कितनी आयु होती है। इट वॉज 32 ईयर्स, ये थी 32 साल, वाइल प्रेजेंटली इट इज 69। अंग्रेजों के राज में भारत में एक व्यक्ति लगभग 32 साल तक ही जिंदा रहा करता था और ये एवरेज एज थी। कुछ लोग हो सकता है 32 साल से थोड़े बहुत ज़्यादा जी जाएं, ये कुछ लोग पहले ही चले जाएं, क्योंकि अंग्रेजों के राज में इंडिया की हालत अच्छी नहीं थी। और कुल मिलाकर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। एक बार जब बीमारी आती थी तो मालूम पड़ता था पूरा का पूरा गांव ही साफ हो जाया करता था। पॉइंट नंबर 4, लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ना और लिखना जानता है तो उसे बोलते हैं लिटरेट। एजुकेटेड का मतलब अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना और समझना भी जानता है तब वो कहलाता है एजुकेटेड। केवल अगर बात करें पढ़ने और लिखने की, दैट मीन्स लिटरेसी। टोटल रेट वॉज 16%, यानी कि 100 लोगों में से केवल 16 लोग ही ऐसे हुआ करते थे जो पढ़ना और लिखना जानते थे। वाइल ऑफ फीमेल्स इट वॉज 7%, और अगर बात करें औरतों की तो 100 में से केवल 7 औरतें ही ऐसी हुआ करती थी जो पढ़ना और लिखना जानती थी। विच इंडिकेट्स जेंडर बायस इन द सोसाइटी, जो ये दर्शाता है कि पहले के समय में, अंग्रेजों के काल में, पक्षपात ज्यादा हुआ करता था लड़का और लड़की को लेकर। अर्थात लड़कों को पढ़ाया जाता था लेकिन लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। पॉइंट नंबर 5, एक्सटेंसिव पॉवर्टी, गरीबी हद से ज्यादा थी। ड्यू टू मैसिव पॉवर्टी इट वॉज वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। गरीबी के कारण जो प्रोफाइल था इंडिया का, इंडिया के लोगों का, वो बहुत ज़्यादा बेकार था। कितना बेकार था वो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट में आपको दिखाई देगा। बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था। एवरेज एज ऑफ अ पर्सन केवल 32 ईयर्स थी और लिटरेसी रेट भी बहुत कम था। ये सब कुछ क्यों था? ज़्यादा गरीबी के कारण। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दैट मीन्स जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था तो क्या उसका कुछ अच्छा असर देखने को मिला था कि नहीं मिला था? सर्टेनली नॉट। इफ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इज स्टडीड with reference to motive of the British government in India, the motive was clear and focused. It was colonial exploitation of the Indian economy. यानी कि अगर हम लोग उद्देश्य देखें कि किस उद्देश्य से उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, उनका लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य उनका सीधा सीधा यही था कि हमारी अर्थव्यवस्था को बेकार बनाना है, उसका अधिक से अधिक शोषण करना है और हम लोगों को गुलाम बनाना है। However, the means to achieve the end yield some positive side effects. वो बात अलग है कि उन्होंने तो हमारा बुरा ही चाहा, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स भी हमें दिखाई देते हैं। These are as under.
पॉइंट नंबर 1, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। ड्यू टू कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नाउ फार्मिंग बिकम्स बिजनेस फॉर फार्मर्स एंड दे आर अर्निंग मोर। यानी कि अंग्रेजों के राज में किसानों का नजरिया बदल गया था। अब किसान जो था वो खेती को एक बिजनेस के रूप में देखा करता था, बल्कि पहले ऐसा नहीं था। पहले किसान केवल खेती किया करता था गुजारा भत्ता अर्न करने के लिए, कि अपने परिवार को कैसे ना कैसे बस उसकी बेसिक नीड्स पूरी करनी है। लेकिन अंग्रेजों ने कम से कम किसानों को इतना तो सिखा दिया था कि ऐसी फसल पैदा करनी चाहिए जिससे कि कमाई ज्यादा हो। पहले किसान केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता था, लेकिन अब किसान अपनी फसल को मार्केट में बेचने के लिए खेती करने लगा था। पॉइंट नंबर 2, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अर्थव्यवस्था में रोजगार भी पैदा होने शुरू हो गए थे। स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड रोडवेज ओपेंड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से रेलवे और रोडवेज का जो विस्तार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसके लिए वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती थी। रेलवे लाइन बिछानी है, सड़कें बनानी है, जिसकी वजह से भारत में नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई रोजगार की। और न्यू अपॉर्चुनिटीज की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई, उसकी वजह से हमारे देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक अभी वही चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल ऑफ फेमाइन्स। पहले जब देश में अकाल पड़ा करता था, जब सूखा भयंकर रूप ले लेता है उसे अकाल कहा जाता है। जब पहले अकाल पड़ा करता था तो लोग भूखे मरते थे, क्योंकि उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन कम से कम अंग्रेजों के आने के बाद जब उन्होंने रेलवे की शुरुआत कर दी, यानी कि 1850 के बाद, तब से फेमाइन की वजह से देश में कोई भूखा नहीं मरता था। ड्यूरिंग फेमाइन, फूड सप्लाईज कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्राइवन टू स्टारवेशन। दैट मीन्स अकाल के समय पर भूखमरी से पहले ही लोगों तक खाना पहुंच जाया करता था। और ये खाना कैसे पहुंचता था? रेलवे के द्वारा, क्योंकि रेलवे देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। पॉइंट नंबर 4, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब लोगों ने सामान खरीदने के लिए पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था। दैट मीन्स बार्टर एक्सचेंज लूजेज इट्स सिग्निफिकेंस। बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था पहले, लेकिन पैसे की शुरुआत हो जाने पर लोगों ने सामान एक्सचेंज करना बंद कर दिया और पैसे देकर सामान खरीदने लगे। बार्टर एक्सचेंज लूजेज इट्स सिग्निफिकेंस विच फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम का बंटवारा होने लगा। पहले काम का बंटवारा नहीं हुआ करता था, एक आदमी ही सारा काम किया करता था अकेला, क्योंकि उसको बदले में केवल सामान मिलता था। और अब क्या मिलने लगे थे? पैसे मिलने लगे थे। सामान का बंटवारा करना आसान नहीं होता, लेकिन पैसों का बंटवारा करना आसान होता है, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलने लगा। स्पेशलाइजेशन लोगों में आने लगा। जब काम बढ़ जाता है तो एक ही आदमी को एक काम बार बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। पहले कोई भी व्यक्ति लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं किया करता था जब पैसा ही नहीं हुआ करता था, लेकिन पैसे के आ जाने से लोगों ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया ज्यादा पैसा कमाने के लिए। पॉइंट नंबर 5, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है जब कोई चीज वसीयत के रूप में हमें प्राप्त होती है तो उसे लीगेसी कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट लीगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड एज अ रेडी रेफरेंस टू अवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स। यानी कि अंग्रेज हमें ये सिखा के गए कि किस तरीके से एक देश को चलाया जाता है, एक राज्य को चलाया जाता है, एक शहर को चलाया जाता है, देश की कानून व्यवस्था किस प्रकार से मेंटेन की जाती है। तो अंग्रेजों ने वसीयत के रूप में हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ा, जो कि हमारे देश के राजनीतिज्ञों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए और प्लानर्स के लिए तैयार माल उनको मिल गया। यानी कि उनको उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ी,
उनके लिए ये रेडी रेफरेंस था कि किस तरीके से देश को चलाना चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रेलवे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के राज में रेलवे की शुरुआत के बाद उसका क्या अच्छा असर हमें देखने को मिला। पॉइंट नंबर 1, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंप्रूव्स। रेलवे की शुरुआत के बाद देश का डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंड हुआ, क्योंकि अब एक्सपोर्ट भी बढ़ गया था देश में और इंपोर्ट भी बढ़ गया था। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नाउ फार्मिंग बिकम्स बिजनेस फॉर फार्मर्स एंड दे आर अर्निंग मोर। अब किसान जो है खेती को बिजनेस के रूप में देखने लगा था और ज्यादा पैसा कमाने लगा था। रेलवे की वजह से हुआ था ये, क्योंकि रेलवे से अब किसानों का सामान दूर दूर तक आसानी से पहुंचकर बिकने लगा था। जब रेलवे नहीं थी तो किसान बेचने के लिए आइटम पैदा ही नहीं करता था, क्योंकि उसे पता है अगर पैदा भी कर लिया ज्यादा फसल तो उसे बेचेगा कैसे वो। लेकिन अब रेलवे के द्वारा उसकी फसल दूर दूर तक पहुंचने लगी थी, इसलिए वो खेती को देख रहा था बिजनेस के रूप में। पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू ब्रेक ऑफ बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, कल्चरल एफिनिटी स्प्रेड्स ऑल ओवर द कंट्री। अब डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं था। डिस्टेंस बैरियर तब हुआ करता था जब रेलवे नहीं थी। लोग सोचते थे कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कैसे जाएं, लेकिन रेलवे की शुरुआत के बाद हमारा जो देश का कल्चर था वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगा। साउथ के लोग हमें जाने लगे, हम लोग साउथ के लोगों को जाने लगे, ईस्ट के लोग वेस्ट को जाने लगे, वेस्ट के लोग ईस्ट के लोगों को भी जाने लगे। पहले लोग सफ़र नहीं किया करते थे इतना लंबा, लेकिन रेलवे की शुरुआत के बाद लोगों ने लंबा सफ़र करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से संस्कृति भी फैलनी शुरू हो गई थी। पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग फेमाइन फूड सप्लाईज कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्राइवन टू स्टारवेशन। रेलवे की शुरुआत के बाद अकाल पड़ने पर अब कोई देश में भूखा नहीं मरता था, उससे पहले ही उनको भोजन प्राप्त हो जाता था और ये भोजन पहुंचाया जाता था रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ रेलवे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि रेलवे की शुरुआत के बाद उसका बुरा असर क्या पड़ा हमारे देश पर। अंग्रेजों के राज में जब ट्रेन को चलाया गया तो रेलवे का बुरा असर। पहला पॉइंट, प्राइमरी गुड्स नाउ इजिली रीच टू द पोर्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारे देश का जो कच्चा माल था वो देश के कोने कोने से इकट्ठा करके रेलवे के द्वारा अब आसानी से ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जाने लगा। एंड नंबर 2, फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो रीच्ड एवरीवेयर इजिली एंड रेवेन्यू अर्न्ड बाय ब्रिटेन। और ब्रिटेन से आने वाला जो तैयार माल था वो भी देश के कोने कोने तक आसानी से पहुंचने लगा, जिसकी वजह से ब्रिटेन की कमाई बढ़ गई। पॉइंट नंबर 3, कंपटीशन इज नाउ मोर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी हमारे देश की इंडस्ट्रीज के लिए, इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ब्रिटेन के जो गुड्स थे वो क्वालिटी वाइज थोड़े अच्छे भी थे और सस्ते तो बहुत ज्यादा थे। सस्ते इसलिए ज्यादा थे क्योंकि जब इंडिया से कच्चा माल जाता था ब्रिटेन में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। जब वहां से तैयार माल भारत में आता था तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो इंडिया में थी उन पर अंग्रेजी सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए हुए थे, जिसकी वजह से अब इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर तो यहां पे हो जाता है खत्म। अब चैप्टर तो हमें पढ़ना है, जो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं केवल थोड़े से चैप्टर्स में जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं थोड़े बहुत पहले। लेकिन केवल ये चैप्टर यहां पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे इसके तब तक चैप्टर आपका अधूरा ही रहेगा। और बोर्ड एग्जाम्स हैं तो इस साल केवल चैप्टर खत्म करने से कुछ नहीं होता, बल्कि अधिक से अधिक जितने आप क्वेश्चंस कर सकेंगे उतने क्वेश्चंस को कवर कीजिएगा। फिलहाल 2 सेशन में मैंने ये चैप्टर आपका खत्म किया है। आधा घंटा आपको पहले पढ़ाया था, आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली पार्ट 2 में हो जाएगा हम लोगों को। लेकिन इसके बाद हमें कम से कम
लगभग 50 सवाल के आसपास तो यहां पर करने पड़ेंगे। तो 50 जो क्वेश्चंस मैं इसके बाद कराऊंगा उन पे भी ध्यान दीजिएगा। केवल यहां पर चैप्टर खत्म सोच करके ये मत सोचिएगा कि इससे अच्छे नंबर आ जाएंगे, बल्कि क्वेश्चंस भी आपको कवर करने होंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ग्रोथ ना के बराबर हो या फिर बहुत कम ग्रोथ हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। प्रोडक्टिविटी, एक बीघा जमीन पर जितना प्रोडक्शन होता है या एक व्यक्ति के द्वारा जितना प्रोडक्शन होता है वह कहलाती है प्रोडक्टिविटी। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जब किसान खेती करता है केवल अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अर्थात वो मार्केट में बेचने के लिए गुड्स पैदा नहीं करता, प्रॉफिट कमाने के लिए फसल पैदा नहीं करता, बल्कि किसान केवल अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर खेती कर रहा है तो ऐसी ही एग्रीकल्चर को बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं सबसिस्टेंस इकोनॉमी। नंबर 4, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जब किसान सेल्फ कंजम्पशन के अलावा ज्यादा फसल पैदा करता है ताकि उसे मार्केट में बेच सके, यानी कि यहां पर किसान क्या करेगा, खेती को देखेगा बिजनेस के नजरिए से, तब वह कहलाता है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पॉइंट नंबर 5, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इट रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हमारे देश में जितने भी लोग काम पर लगे हुए हैं वो प्राइमरी सेक्टर में कितने लगे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और टर्शरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, यही कहलाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 6, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है। 1000 बच्चों में से जितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल तक पहुंचने से पहले पहले, उन बच्चों को कहा जाता है, उन मृत्यु दर को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पॉइंट नंबर 7, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक व्यक्ति की एवरेज एज। पॉइंट नंबर 8, लिटरेसी रेट का मतलब कि हमारे देश में कितने % लोग ऐसे हैं जो पढ़ना और लिखना जानते हैं, दैट मीन्स लिटरेसी रेट। पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, और केवल जनसंख्या ही नहीं, जनसंख्या के साथ साथ उनका पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखा जाता है, दैट मीन्स बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब कहलाता है पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जनगणना। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, इंडिकेटर्स ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी, दैट मीन्स हमें कैसे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है और वहां पर गरीबी भी बहुत ज्यादा है। तो 2 इंडिकेटर्स के होते हैं, हाई मोर्टेलिटी रेट, अगर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमने देखा था 48 था पर 1000, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है, यानी कि जीवन प्रत्याशा, एक व्यक्ति की एवरेज एज अगर काफी कम है, तो इसका मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी हुई भी है और उसमें गरीबी भी बहुत ज्यादा है। नंबर 11, नोटेबल इकोनॉमिस्ट्स, कुछ जाने माने इकोनॉमिस्ट्स का नाम। हु एस्टिमेटेड इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, और ये वो इकोनॉमिस्ट थे, वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट किया था। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है दादा भाई नेरोजी, इसके अलावा विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, VKRV राव एंड RC देसाई, ये सभी भारत के जाने माने अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम निकालने के लिए और पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए काफी मेहनत की थी। पॉइंट नंबर 12, ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल, ये एक नहर थी जो ब्रिटेन से इंडिया तक बनाई गई थी।
1869 में, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाए, यानी कि भारत से कच्चा माल ब्रिटेन तक पानी के जहाज के द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सके और ब्रिटेन से तैयार माल भी भारत में पहुंचाया जा सके। वो बात अलग है कि ये स्यूज कैनाल जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो सफल नहीं हो पाया था। बाकी तो ट्रेन से और समुद्री यात्रा के जो जहाज होते हैं उनसे ही माल पहुंचाया जाता था। ये स्यूज कैनाल जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो उद्देश्य उनका फेल हो गया था। और लास्ट पॉइंट नंबर 13, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल पॉपुलेशन सेंसस। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये अंग्रेजों के राज में हुई थी 1881 में। जनगणना का मतलब ये देखा जाता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और केवल पॉपुलेशन ही नहीं, पॉपुलेशन के साथ साथ पूरा का पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी देखा जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी अगले सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तब तक वीडियोस को लगातार देखिएगा, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, लिख लिख कर याद करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।